हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस के टॉपिक पे, जिसे हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो यह एक ऐसा संक्रमण है जिसने अभी फिलहाल भारत के लोगों को काफ़ी चिंता में डाल रखा है। तो यह संक्रमण हाल ही में कोविड-19 के मरीजों में फैलता दिखाई दे रहा है, जबकि पहली लहर में इसका कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर में आप देख सकते हो, इसकी वजह से लोग काफ़ी चिंता में हैं। तो वैसे तो इसे नया संक्रमण बताया जा रहा है, लेकिन इस संक्रमण की जानकारी काफ़ी पहले ही सामने आ गई थी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ब्लैक फंगस आखिर है क्या। तो ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक नाम म्यूकोरमाइकोसिस है। वैसे तो यह एक काफ़ी गंभीर बीमारी है, लेकिन यह बहुत ही कम होने वाला फफूंद संक्रमण है और फिलहाल भारत में कोविड-19 के मरीजों में ही फैल रहा है। यह संक्रमण एक फफूंद के समूह के द्वारा फैलता है और इस फफूंद के समूह को हम लोग म्यूकोरमाइसेट्स के नाम से जानते हैं। ये ऐसे वातावरण में हर जगह मिल सकता है और आमतौर पर खराब खाने में भी मिलता है। इतना व्यापक होने के बावजूद यह इंसानों को बहुत ही कम संक्रमित करता है, क्योंकि जो इसके रोगाणु होते हैं, इससे हमारा प्रतिरोध तंत्र आसानी से लड़ लेता है। अगर किसी की इम्यूनिटी थोड़ी सी कमज़ोर भी है, वीक इम्यूनिटी भी है, तो भी उसका इम्यूनिटी इसके फफूंद से लड़ने में, इसके रोगाणुओं से लड़ने में सक्षम है। लेकिन बहुत ही कम, जिसको ना के बराबर इम्यूनिटी है उस बॉडी में, फिर उसको थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं ब्लैक फंगस का हिस्ट्री क्या है। तो मुद्दा यहाँ पे ये हो रहा है कि लोग इसे नए संक्रमण के जैसा ले रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे इसे नया संक्रमण कहा तो जा रहा है, लेकिन इसका पहला मामला 1985 में ही जर्मनी के पॉल्टॉफ नाम के एक पैथोलॉजिस्ट ने देखा था। इसके बाद म्यूकोरमाइकोसिस नाम अमेरिकी पैथोलॉजिस्ट आर.डी. बेकर ने दिया था। 1943 में इससे संबंधित एक शोध छपा था। 1955 में इस बीमारी से बचने वाला पहला शख्स हैरिस नाम का व्यक्ति बताया जाता है। तब से अब तक इसके निदान आदि में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। अभी तक वैज्ञानिक भी यही मानते रहे हैं कि यह एक बहुत ही कम होने वाली बीमारी है। तो ये संक्रमण कहाँ कहाँ पे हो सकता है भाई? तो इसका संक्रमण आँख, आंत, फेफड़ों और शरीर के अन्य हिस्सों के अलावा दिमाग में भी फैल सकता है। लेकिन यह मुख्यतः कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों और डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, उनको ज़्यादातर होने का चांसेस रहता है ये। तो उन्हें यहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशन के साथ में रहना चाहिए। यदि समय पर इस संक्रमण का इलाज ना हुआ तो यह जानलेवा भी साबित होती है। हैरानी की बात यहाँ पे यह भी है कि संक्रमण के बारे में बहुत पहले से जानकारी है, लेकिन फिर भी इसे काफ़ी नया माना जा रहा है। तो यहाँ पे लोग इसे नया क्यों मान रहे हैं? तो नया लोग इसे इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इस स्तर पर पहले इस बीमारी को कभी नहीं देखा गया था, इसलिए लोग इसे नया मान रहे हैं। और इसके अलावा कोविड-19 के टाइम में ये इतनी ज़्यादा फैल रहा है, तो कोविड-19 से भी जोड़ के लोग इसे नया मान रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी जानकार व्यक्ति ने अभी तक इसे नया नहीं कहा है। कोविड-19 वह भी उसकी दूसरी लहर से संबंध होने के कारण लोग इसे नया मान रहे हैं। यह संक्रमण दरअसल होता ही उस व्यक्ति को है जो जिसका पहले से ही प्रतिरोध क्षमता जो होता है वह कमज़ोर हो गया हो। ऐसे में उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और इसके लक्षण कोविड-19 के लक्षणों से मिल गए हैं। इसलिए शुरुआत में लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन बाद में देर हो जाती है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे हम लोग कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो अभी ही इतना क्यों फैल रहा है। इससे पहले इसे इतना ज़्यादा क्यों नहीं देखा जा रहा था? ये अपना पाँव आखिर अभी इतना क्यों पसार रहा है? तो इसे हम लोग समझते हैं। तो मुद्दा यहाँ पे ये है कि आप देख सकते हो फर्स्ट लहर में क्या होता है कि फर्स्ट लहर में कोविड-19 आता है, लोग उससे संक्रमित होते हैं, लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। फिर कोविड-19 का दूसरा लहर आता है। दूसरा लहर में क्या होता है कि लोगों का इम्यूनिटी फिर से उस बीमारी से लड़ने में कुछ और खर्च हो जाता है। ठीक है, तो लोगों की इम्यूनिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा घट गई और ये बीमारी, ये संक्रमण एक ऐसा संक्रमण है, ये एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो कि सिर्फ कम इम्यूनिटी वाले लोगों को ही टारगेट कर रहा है। तो लोगों की यहाँ पे इम्यूनिटी कम हो जा रही है। जिन लोगों की भी इम्यूनिटी यहाँ पे कमज़ोर है, ये फंगल इन्फेक्शन स्पेशली वैसे लोगों को ही टारगेट कर रहा है। तो कमज़ोर प्रतिरोध क्षमता वालों को ज़्यादा खतरा है, इससे हम लोग यह बात समझ सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि क्यों आखिर ब्लैक फंगस का केसेस इतना बढ़ रहा है अभी भारत में। क्योंकि जो कोविड-19 के पेशेंट होते हैं, भले ही ज़्यादातर रिकवर हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी वीक हो जाती है। इतनी वीक हो जाती है कि वो ना के बराबर रह जाती है। तो जो ये ब्लैक फंगस है, जैसा अभी हम लोगों ने जाना कि ये कम इम्यूनिटी वाले लोगों को ही ज़्यादातर टारगेट करते हैं।
तो जो भी कोविड-19 के पेशेंट रिकवर कर गए होते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहती है कि ब्लैक फंगस से वो फाइट कर सके, इसलिए वैसे लोग ज़्यादा टारगेट हो जाते हैं ब्लैक फंगस से। यही मुद्दा है कि अभी भारत में बहुत सारे कोविड-19 के पेशेंट जो हैं बढ़ चुके थे, उसमें से ज़्यादातर लोग रिकवर भी हुए हैं, बट उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाने की वजह से ये ब्लैक फंगस का जो केसेस है वो भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों से साफ हो गया है कि फफूंद के संक्रमण प्रमुख तौर पर उन लोगों में होता है जो पहले से ही दवाइयां ले रहे हैं और जिनमें हवा में मौजूद रोगाणुओं से लड़ने में कम सक्षम है। सांस लेने पर फफूंद फेफड़ों को संक्रमित करता है। दिशा निर्देशों के अनुसार यदि म्यूकोरमाइकोसिस का समय पर उपचार नहीं किया गया तो यह जानलेवा साबित हो सकती है। तो यह भी आप समझ सकते हो कि ऐसे लोगों में संक्रमण आखिर पहुंचता कैसे है। तो ऐसे लोग जो सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा फेफड़ों में और नाड़ी में हवा के द्वारा फफूंद का संक्रमण पहुंच जाता है। तो जैसा कि अभी हम लोग समझ चुके हैं कि यह जो संक्रमण है मेनली उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है। तो इस बीमारी से बचने के लिए लोग क्या कर सकते हैं? इस बीमारी के इलाज के तौर पर ज़रूरी है कि मरीज का प्रतिरोध क्षमता हासिल करने के तमाम उपाय किए जाएं, शरीर में पानी की मौजूदगी कायम रखी जाए और इसके साथ ही मरीज की स्थिति पे लगातार निगरानी रखनी भी ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि ब्लैक फंगल के ऊपर मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।